अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 में प्रावधान है सदन के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 178 में प्रावधान है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पदत्याग या पद से इनको हटाया जाना, इसके बारे में कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 180 में विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 181 में जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। इसका अर्थ तो आप समझ ही गए होंगे, बताया है मैंने आगे, पहले ही बता दिया। नेक्स्ट अनुच्छेद 182 क्या कहता है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग या पद से हटाया जाना। जो विधान परिषद का सभापति है और उपसभापति है, इनके पद से जुड़ी हुई कुछ यहाँ पर प्रावधान है। अनुच्छेद 184 में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति है। मान लीजिए विधान परिषद के अभी सभापति नहीं है, तो जो उपसभापति है ये सभापति के रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 185। अनुच्छेद 185 क्या कहता है जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते के बारे में है। अच्छा, यहाँ पर आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो विधानसभा है वहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। विधान जो परिषद है वहाँ पर सभापति और उपसभापति होते हैं। थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे जो लोकसभा है वहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, कहाँ पर? लोकसभा में। और जो राज्यसभा है वहाँ पर सभापति और उपसभापति होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में जैसे जो सभापति है ये एक्चुअली होते कौन है? देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए अभी वैसे हम बात किसकी कर रहे हैं? राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद चल रही है। चलिए अनुच्छेद 187 में देखिएगा राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 में विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख है। जो भी विधानमंडल के जो भी सदस्य होंगे, विधानमंडल मतलब इसमें विधानसभा भी आ गई, विधान परिषद भी आ गई और देश के यहाँ पर राज्यपाल भी आ गए, तो इनके शपथ को लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ उल्लेख है। अनुच्छेद 189 क्या कहता है? सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 190 कहता है विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना। हाँ, ऐसा हो सकता है, बहुत सारी जगहें होती हैं जो खाली होती हैं, हर सीट नहीं भरी होती है, कुछ ना कुछ खाली रह जाती है, तो इससे जुड़ा हुआ भी कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 191 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। अनुच्छेद 192 कहता है सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 194 में उल्लेख है विधानमंडल और अन्य सदस्यों की शक्ति और विशेष अधिकार। अनुच्छेद 195 क्या कहता है? विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्तों का इसमें उल्लेख है। इन्हें कितना वेतन मिलना चाहिए, वेतन के और ये जो भत्ता मिल रहा है इसके तौर में इनको क्या क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, मेडिकल से रिलेटेड, गाड़ी वगैरह मिलती हैं इनको, घर वगैरह मिलते हैं, उससे रिलेटेड जो भी सुविधाएं होंगी उन सब का यहाँ पर वर्णन है अनुच्छेद 195 में। अनुच्छेद 199 कहता है विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, सेम वैसा ही है जैसा भी हमने ऊपर पढ़ा था, विधेयकों पर अनुमति। इसमें क्या होगा? इसमें विधानसभा से पास होगा, कोई भी विधेयक आएगा विधानसभा से पास होगा, फिर विधान परिषद से पास होगा, उसके बाद राज्यपाल यहाँ पर मुहर लगाएंगे, उसके बाद कोई विधेयक कानून का रूप ले लेगा। अनुच्छेद 201 क्या कहता है? विचारों के लिए आश्रित विधेयक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 202 क्या कहता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। विधानमंडल में बजट वगैरह पेश किए जाते हैं, उससे जुड़ा हुआ भी प्रावधान है। अनुच्छेद 203 क्या कहता है? विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 क्या कहता है? विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 207 क्या कहता है? वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है।
जो धन विधेयक होता है ना, उससे रिलेटेड अलग से ही विशेष प्रावधान दे रखा है। अनुच्छेद 213 क्या कहता है? 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 कहता है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है और वहाँ पर हमने देखा था, वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय थी। ठीक है, और यहाँ पर राज्यों में उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 215 क्या कहता है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 216 कहता है उच्च न्यायालयों के गठन का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालयों का गठन, इसका उल्लेख हमें कौन से अनुच्छेद में देखने के लिए मिलता है? अनुच्छेद 216 में। नेक्स्ट अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू करना। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालयों को लागू करना। देखेंगे आप यहाँ पर इनकी जो पावर होती है ना, ये एक्चुअली अलग अलग नहीं है। इनकी पावर्स इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूट है ऊपर से नीचे। जैसे यहाँ पर टॉप पर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद आता है उच्च न्यायालय आता है जो राज्यों में है। ठीक है, इस तरह से इनकी पावर डिस्ट्रीब्यूट है। चलिए अनुच्छेद 219 में देखिएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में उल्लेख है। उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ के वक्त इन्हें क्या क्या करना होता है, उन चीज़ों का यहाँ पर उल्लेख है। अनुच्छेद 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। अनुच्छेद 221 कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, कितना इनको वेतन वगैरह मिलना चाहिए, यहाँ पर प्रावधान है। जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं हमारे भारत देश में, जो भी केंद्र सरकार करती है, जो भी राज्य सरकार करती है, पता है ये सारी चीज़ें भारतीय संविधान में लिखी गई हैं। बहुत ही छोटा छोटा लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें इन्हें फॉलो करना होता है, भारतीय संविधान का इन्हें पालन करना होता है, तभी एक आदर्श देश बन रहा है हमारा भारत देश। आदर्श देश तभी बनेगा अगर ये मनमानी करने लग जाएंगे। मान लीजिए उच्च न्यायालय अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ेगी। तो इन चीज़ों को लिखा गया है भारतीय संविधान में बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से कि इनको फॉलो करोगे तभी हमारा भारत देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सही चलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन सबको फॉलो करना होता है। ये चीज़ें केंद्र सरकार को भी फॉलो करनी है और राज्य सरकार को भी फॉलो करनी है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 222 कहता है न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजना। किसी भी न्यायाधीश को किसी भी अन्य उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। अनुच्छेद 223 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 224 कहता है अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता के बारे में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, इसके बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 228 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतःकरण का उल्लेख है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 230 कहता है उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं, लेकिन राज्य से तो कहीं ज़्यादा है, केंद्र शासित प्रदेश भी इससे कहीं ज़्यादा है। तो कैसे होगी सुनवाई, किस तरह से होगी? तो देखिए जो भी उच्च न्यायालय हैं इनके अंडर में बहुत सारे राज्य आते हैं, इनके अंडर में बहुत सारे राज्य मिलकर भी आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार। ठीक है, तो उसमें राज्य बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं। मतलब कि एक उच्च न्यायालय के अंडर में बहुत सारे राज्यों से सुनवाई हो सकती है, ऐसा अनुच्छेद 230 कहता है, यहाँ पर प्रावधान है। अनुच्छेद 231 क्या कहता है? 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, ऐसा है। अनुच्छेद 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 235 कहता है अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। चलिए आगे चलते हैं। भाग 8 क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 से 242 तक। अनुच्छेद 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख इसमें देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 240 में
कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 241 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान है। संघ राज्य क्षेत्र का अर्थ क्या हो यहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं।